वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के ज्योग्राफी के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि है जलमंडल। इसके पहले पार्ट का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दूसरे पार्ट में महासागरीय गतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो महासागरों का जल जो होता है वो स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि कहीं पे एक जगह रुका नहीं रहता महासागरों का जल, वो हमेशा गतिशील रहता है। और महासागरीय जल की यह जो गति है वो ऊपर नीचे, ठीक है, या फिर अगल बगल इस तरह से होती रहती है लगातार। तो ये कौन कौन सी गतियां हैं तो आप देखते हैं। तो ये आपकी हैं तरंग हो गया, ठीक है, ज्वार भाटा हो गया, महासागरीय धाराएं और सुनामी जो है, ये सभी महासागरीय गतियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तरंगों के बारे में, जिन्हें हम वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो समुद्र में जो तरंगों का जन्म है ये कई कारणों से होता है, लेकिन जो पवन है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि पवनें जो है ये क्या करती हैं, समुद्र तट से आके जो टकराती हैं उसके द्वारा पवनें जो है जल को ढकेलती हैं, जिसके बाद ये जल जो है इस तरह से आगे बढ़ता है तरंगों के रूप में। ठीक है ना, तो यही आपकी तरंगें होती हैं, जिसको पवनों के द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये बनती हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण क्या होता है तरंगे बनने का, वो होता है पवन। ठीक है, तो ये आप याद रखना। जल की सतह से टकराकर जो पवनें होती हैं उसको विभिन्न स्थानों से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, इसे ही तरंगे कहते हैं। तो आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो ये इस तरह से जो है जल इस तरह से आगे बढ़ता है तो वो आपका तरंगे कहा जाता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट है जो कि ज्वार भाटा। इससे अधिकतर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तरंगों से आपसे बस यही पूछा जाएगा कि तरंगों की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो वो आप बता सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति का कारण है पवनें। ठीक है, तो अगला आपका न्यूटन के जो संतुलन सिद्धांत के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। अभिकेंद्रीय बल हमेशा अंदर की ओर लगता है, ठीक है, और अपकेंद्रीय बल हमेशा बाहर की ओर लगता है। तो इसके जो ये तो तीनों बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय, इसके सम्मिलित प्रभाव से ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति इन सभी बलों के सम्मिलित प्रभाव से होती है। इसके बाद आपको जो याद रखना है वो है कि पृथ्वी पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। यानी कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रतिदिन की बात हो रही है, एक 24 घंटे के अंदर। अब हम लोग आगे देखेंगे कि समुद्र की सतह से जो जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, इसको ज्वार कहते हैं। ठीक है ना, तो जो जल ऊपर उठ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया जो होती है, जल का स्तर बढ़ता है, वो आपका होता है ज्वार। और सागरीय जल के नीचे गिरकर फिर से सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ठीक है ना, तो जब समुद्र का जल जो है ऊपर उठकर किनारों की ओर आता है तो वो आपका ज्वार होता है। फिर उसके बाद जब नीचे गिर के फिर पीछे वापस लौटता है तो वो आपका भाटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। अब इसके बाद ये जो बनते हैं ये किस वजह से बनते हैं, इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अब देखते हैं। अब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के जो सम्मिलित आकर्षण बल है, तो उसकी शक्ति का प्रभाव किस पे पड़ता है, पृथ्वी पर। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो सूर्य और चंद्रमा का जो सम्मिलित आकर्षण बल होता है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, पृथ्वी पे पड़ता है। इस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिनको जो है दीर्घ ज्वार या फिर बृहद ज्वार कहते हैं। तो अधिकतर आपसे पूछा जाएगा कि जो दीर्घ ज्वार है ये किस स्थिति में आएगा, ये उस स्थिति में आएगा जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होंगे। ठीक है ना, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है एक सीधी रेखा में होंगे तो उस समय पर सबसे दीर्घ ज्वार आते हैं, यानी कि सबसे बड़े ज्वार आते हैं। उससे बृहद ज्वार कब आते हैं, तो जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होंगे। और ये जो तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, तो ये स्थिति कहलाती है सिजगी। तो ये आप याद रखना कि सिजगी अगर आपसे पूछा गया तो सिजगी का मतलब है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में है। तो ठीक है ना, और ये जानते हो कि आप महीने में ये स्थिति 2 बार होती है। एक तो होती है पूर्णमासी को और दूसरी जो है अमावस्या को। तो महीने में 2 बार जो है ये एक सीधी रेखा में आते हैं। एक तो पूर्णमासी के दिन आते हैं और एक जो है अमावस्या के दिन। ठीक है, तो इस ये दोनों दिन जो है क्या होता है कि सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, यानी कि दीर्घ ज्वार आते हैं। ठीक, तो देखिए ये जो है आपका ये रहा आपका सिजगी वाली स्थिति। ये आपके सूर्य,
चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है। तो ये आपका न्यू मून यानी कि ये आपका जो है अमावस्या वाला है और ये पूर्णिमा की स्थिति है, ठीक है। तो ये दोनों स्थितियों में महीने में ये 2 बार जो है एक सीधी रेखा में होंगे, तो इस समय जो है दीर्घ ज्वार आएंगे, ठीक है ना, दीर्घ ज्वार। और आपको ये ध्यान रखना है कि लघु ज्वार कब आते हैं, छोटे ज्वार, जब आपके सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, ठीक है। या तो ये जो है चंद्रमा घूमता हुआ पृथ्वी के इधर पर होगा या फिर जो है 90 डिग्री इधर पे होगा। तो इस समय जो है क्या होता है, इस समय लघु ज्वार आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी लघु ज्वार की स्थिति है, ये नीचे वाली। और ये ऊपर जब ये एकदम सीधी रेखा में होंगे तब आपके दीर्घ ज्वार आएंगे, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, अभी आपने देखा, ठीक है ना। तो इस तरह की स्थिति थी, ठीक। तो जो है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं और इस समय जो है निम्न ज्वार या फिर लघु ज्वार आते हैं, ठीक है। तो जो लघु ज्वार आते हैं वो आपके समकोण वाली स्थिति में आते हैं, ठीक। जैसे आपने देखा था कि दीर्घ ज्वार की स्थिति आपकी पूर्णिमा और अमावस्या को होती है, उसी तरह से जो लघु ज्वार या निम्न ज्वार की स्थिति होती है, ये प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या फिर अष्टमी को जो है ये देखने को मिलती है। यानी कि लघु ज्वार की स्थिति प्रत्येक माह का जो कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है उसकी सप्तमी या फिर अष्टमी को होता है, ठीक है, लघु ज्वार की स्थिति। और आप ये जो है याद रखना ये फैक्ट कि कनाडा की जो फंडी की खाड़ी है वहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार और सबसे गहरे भाटा आते हैं। तो कनाडा की फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं और सबसे गहरे भाटा आते हैं, ठीक है ना। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ये आप जानते हैं। अतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ये ज़्यादा प्रभावित करता है। तो चंद्रमा जो है ज़्यादा नज़दीक होने के कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। इससे जो है महासागरों में ऊंची जल तरंगें भी उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। इसी वजह से महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। और आप ये वाला फैक्ट याद रखना कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। तो ये 4 बार अधिकतर आते नहीं हैं। क्या होता है कि 2 महासागरों से जो है दिन में 2 बार इधर से आता है, 2 बार इधर से आता है। तो ये एक साउथहैम्पटन स्थान पे है, तो यहाँ पर इसीलिए बोला जाता है कि दिन में 4 बार ज्वार आते हैं इस स्थान पे, ठीक है ना, इंग्लैंड के दक्षिणी तट के साउथहैम्पटन पे। ज्वार के कारण मछुआरों को मछली पकड़ने में भी आसानी होती है। तो ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं ये सब एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ज्वार के कारण मछुआरों को मछली पकड़ने में आसानी होती है, आप याद रखना। उसके अलावा ज्वार भाटा से ज्वारीय ऊर्जा आपको बताया गया है। ज्वारीय ऊर्जा में क्या होता है कि उससे आप विद्युत का भी उत्पादन कर सकते हो, तो ठीक है ना। और उच्च ज्वारीय क्षेत्र जहाँ पे होते हैं वहाँ पर जहाज़ों के जो उच्च ज्वारीय क्षेत्र होते हैं वो जहाज़ों के नौकायन में सहायता करते हैं, ठीक है ना। जहाज़ों के चलने में जो है ये सहायता करते हैं कौन, उच्च ज्वारीय क्षेत्र। और गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है और पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह ये ज्वार भाटा पर निर्भर हैं, ठीक है ना। जब उच्च ज्वार आते हैं तो ये जो है अंदर जो है नदी के मुहाने से अंदर चले जाते हैं, फिर उसके बाद जब भाटा होता है तो ये जो है बाहर आ जाते हैं वहाँ से, ठीक है ना, सामान उतार के। तो इन्हें जो है क्या कहा जाता है, इन्हें बोला जाता है ज्वार नदमुख पत्तन। तो कांडला बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह भारत का, इसको बोलते हैं ज्वार नदमुख पत्तन। संसार के कुछ ज्वार नदमुख पत्तन जो हैं इनको आप याद रखना, बस खाली आप याद रखना कि ये जो पत्तन है ये कहाँ पे हैं, ठीक है। लंदन बंदरगाह आप जानते हो इंग्लैंड में है। हैम्बर्ग आपको याद रखने की ज़रूरत है, कहाँ पे, जर्मनी में, ठीक है। न्यूयॉर्क भी आपको पता है यूएसए में है। रॉटरडैम आपको याद रखने की ज़रूरत है जो कि कहाँ पे है, नीदरलैंड में, ठीक है। तो ये आपका जो है ज्वार नदमुख पत्तन हो गए विश्व के प्रमुख, और भारत में कांडला और कोलकाता बंदरगाह हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे महासागरीय जलधाराओं के बारे में, ओशियनिक करंट्स के बारे में। तो ठीक है आप लोग, और आप लोग जो नोट्स के लिए बोल रहे थे, आप लोगों ने फिर से जब मैंने कहा तो आप लोगों ने, कई लोगों ने मैसेज किए हैं, ठीक है। तो उन सबको जो है नोट्स जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपको किसी को भी चाहिए तो आप लोग एग्ज़ाम सहपाठी का जो पेज है आपका फेसबुक का, एग्ज़ाम सहपाठी का फेसबुक का, या फिर जो है इंस्टाग्राम का जो पेज है वहाँ पे आप जो है मैसेज करेंगे तभी होगा। वीडियो के नीचे कमेंट करने पे कोई भी रिप्लाई आपका नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। तो अगर आपको नोट्स इसके चाहिए जिस तरह से मैंने पूरा पढ़ाया है, वीडियो आपके अवेलेबल रहेंगे। अगर आप वीडियो से ही संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं है। तो अगर आप वीडियो के नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास
मैसेज करेंगे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पर एग्ज़ाम सहपाठी के, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे महासागरीय जलधाराओं के बारे में। तो ये आप याद रखना कि महासागरों में जल जो है एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है और इसकी जो गति होती है, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति, इसी को हम कहते हैं धाराएं, ठीक है ना। तो महासागरों का जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है और इनके प्रवाहित होने की गति को ही धाराएं कहते हैं। महासागरीय जल की गतियों में जो धाराएं होती हैं ये सबसे शक्तिशाली होती हैं, ठीक। तो जो महासागरीय जल की गतियों के बारे में आपको बताया गया, तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय जलधाराएं, इनमें जलधाराएं जो होती हैं ये सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। ये जो धाराएं जिनको बोलते हैं ये क्या होता है, ये कम चौड़ी और तेज गति वाली होती हैं, यानी कि ये कम चौड़ी होती हैं और ये तेज गति से बहती हैं, ठीक है ना, जो धाराएं होती हैं। और इसके अलावा धाराओं के अलावा एक प्रवाह जो है होता है, प्रवाह जिसको ड्रिफ्ट बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि ये महासागरों में जल जो है कभी कभी चौड़े और धीमी गति से बहता है, ठीक है ना, एक चौड़े क्षेत्र में धीमी गति से बहता है, तो इसको जो है बोलते हैं प्रवाह। और अगर आपका करंट है तो क्या होगा, ये कम चौड़ी होंगी और तेज गति से बहेंगी, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर है, तो ये दोनों में अंतर आप ध्यान रखना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि महासागरों में जो धाराओं की उत्पत्ति होती है वो किन किन कारणों से होती है, ये कारण भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये पृथ्वी के परिभ्रमण या फिर यानी कि आपका घूर्णन गति के कारण, यानी कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वो वाला, ठीक है ना, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण है, ठीक है, इसके कारण। और जल का जो तापमान होता है, मतलब कि अलग अलग जगह के जल का तापमान भी अलग अलग होता है, तो उसकी वजह से, और जल के घनत्व में भिन्नता और वायुदाब, ठीक है, ये अलग है, वायुदाब अलग है। घनत्व में भिन्नता और वायुदाब, इन सभी के कारण महासागरों में जल की उत्पत्ति होती है, ठीक। महासागरीय जल के तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं दो प्रकार की होती हैं। तो ये दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये आपका है एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। ये वाला जो पॉइंट लिखा है इसको आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में हर बार ये पूछा जाता है जलधाराओं से संबंधित, ठीक है। जलधाराएं जो है निम्न अक्षांश, गर्म जलधारा जो है वो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती हैं। तो निम्न अक्षांश आपका कौन सा होगा, ये आपका होगा 0 डिग्री, आपका निम्न अक्षांश हो गया। और उसके बाद आप जानते हैं इधर जाते 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 सबसे ऊपर क्या होता है 90, तो ठीक है ना, इधर से उधर हो गया। और यहाँ पे आपका 0 होता है और इधर भी यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे क्या होता है 90 होता है, ठीक है, यहाँ पे नीचे की ओर। तो आपका ये निम्न अक्षांश हो गया, ये वाली लाइन। और इधर की ओर जाओगे तब भी आपका उच्च अक्षांश होगा, इधर आओगे तब भी उच्च अक्षांश होगा, ठीक है ना। तो जो गर्म जलधारा होती है ये आपका निम्न अक्षांश होता है। यहाँ पे आप जानते हैं सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ पे जो होता है गर्म होता है, तो गर्म से ठंडे की ओर जाता है, तो आपका होता है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, ठीक है ना। तो ये आपकी गर्म जलधारा चलती है, याद है ये, यानी कि इसको क्या कह सकते हो कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। तो विषुवत रेखा आप जानते हो, ये 0 डिग्री को आप विषुवत रेखा कहते हो, और ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जो है वो आपकी गर्म जलधारा चलती है। और इसी तरह इसका विपरीत आप समझ लीजिए ठंडी जलधारा, ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती है, यानी कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ये ध्रुव हो गए, तो ध्रुवों से जो विषुवत रेखा की ओर चलेगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका ठंडी जलधारा, ठीक। तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बोल सकते हो, या फिर 90 से 0 की ओर, ठीक है, 0 डिग्री आपका यहाँ पे होता है। तो ये आपका, या फिर आप कह सकते हो कि ये आपका 90 डिग्री है तो ये उच्च अक्षांश हो गया, ये 0 डिग्री है तो निम्न अक्षांश, या फिर उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर, तो आपका ठंडी जलधारा, ठीक है। तो ये आप अंतर जरूर याद रखना, अधिकतर क्या हमेशा ये वाला पॉइंट एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। और महासागरीय जलधाराओं से 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100 नंबर में तो पक्के हैं। अब आप लोग ये कुछ पॉइंट हैं ये आप महासागरीय जलधाराओं के संबंधित याद रखेंगे कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूर्णन गति के कारण, यानी कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है वो पश्चिम से पूर्व ही होती है, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही है। इसके कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये जो जल धाराएं होती हैं ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही, आप याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, 0 डिग्री ये है, उसके बाद ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, इधर आपका साउथ हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में किधर,
बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखना। ये जल धाराओं से संबंधित भी याद रखना है आपको। उसके बाद पवनों से संबंधित भी यही होता है फेरल का नियम, ठीक है। अतः जल धाराओं की दिशा जो है उत्तरी ध्रुव में क्लॉकवाइज हो जाती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी आप जानते हो ऐसे ऐसे चलती है, इधर साइड से चलती है इधर की ओर, ठीक है ना। तो उत्तरी ध्रुव में जो है ये जो चलते हैं ये कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक। ये 0 डिग्री। तो उत्तरी ध्रुव में आपके जो है क्या हो गए, क्लॉकवाइज हो गए, ठीक है ना, इस तरह से। और दक्षिणी ध्रुव में जो है किधर हो गए, तो दक्षिणी ध्रुव में आपके एंटी क्लॉकवाइज हो गए, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज आपका इधर से इधर चलेगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आप समझ गए, ठीक। तो ये आप उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर याद रखना, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जलधाराओं की दिशा, ठीक। अब आप देखेंगे महाद्वीप के जो पूर्व में होता है वहाँ पर अधिकतर गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। तो महाद्वीप जो होते हैं आपके, उसके पूर्व में देखेंगे आप तो अधिकतर कौन सी जलधारा होगी, तो वहाँ पे होगी अधिकतर गर्म जलधारा। और महाद्वीप का जो पश्चिम भाग होता है महाद्वीपों का, वहाँ पर अधिकतर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। ये वाला पॉइंट आप जरूर याद रखना, ठीक है ना। महाद्वीप के पूर्व में अधिकतर गर्म जलधारा प्रवाहित होती है और महाद्वीप को जो पश्चिम दिशा होती है वहाँ पे अधिकतर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। गर्म जलधाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा करती हैं, ठीक। तो गर्म जलधाराएं हैं तो क्या होंगी, वहाँ पे वाष्पित होंगे, जल वाष्पित होगा, ठीक है ना। तो वहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो वहाँ से नमी प्राप्त करके जो वहाँ के तटीय भाग होते हैं वहाँ पर वर्षा करती हैं गर्म जलधाराओं के क्षेत्रों में। जबकि जो पश्चिमी भाग होते हैं, पश्चिमी भाग में आपको बताया गया कि ठंडी जलधाराएं चलती हैं। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराओं के पाए जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ का जो पानी होता है वो ठंडा होता है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया तब नहीं हो पाएगी अगर पानी ठंडा होगा तो, जिसके वजह से वहाँ पर वर्षा का अभाव पाया जाता है। और इसीलिए जो है जब आपको ये पढ़ाया गया था मरुस्थलीय क्षेत्रों को, तो आपको बताया गया था कि अधिकतर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कहाँ पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ठीक है ना। तो महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग होता है वो अधिकतर मरुस्थलीय होता है, ठीक है ना। तो ये आपको बताया गया था। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी जलधाराओं के पाए जाने के कारण वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती और बरसात नहीं हो पाती है। इस वजह से अधिकतर महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है वो आपका मरुस्थलीय होता है, ठीक है। क्योंकि जो है आपके महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएँ चलती हैं और पूर्वी भाग में गर्म जलधाराएँ। गर्म जलधाराओं के प्रभाव के कारण ठंडे स्थानों के जो बंदरगाह होते हैं वो साल भर खुले रहते हैं। ये वाला भी पॉइंट आप याद रखना कि ठंडे स्थानों पर अगर जो है गर्म जलधाराएं चल रही हैं तो वहाँ का पानी जमता नहीं है, ठीक है ना। वहाँ का पानी नहीं जमेगा तो वहाँ के जो बंदरगाह होंगे वो साल भर खुले रहते हैं, ठीक है। और ये वाला भी याद रखना कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कई बार कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराओं के मिलने जहाँ पे मिलते हैं उस स्थान पर कोहरा पड़ता है, बहुत घना कोहरा पड़ता है जहाँ पे ये गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। और इसके अलावा आप ये भी पॉइंट याद रखना कि गर्म जलधाराओं और ठंडी जलधाराओं के मिलने के स्थान पर प्लैंकटन नामक घास की उत्पत्ति होती है। और प्लैंकटन नामक घास जो होता है ये क्या होता है, ये मछलियों का होता है भोजन, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गर्म जलधाराओं और ठंडी जलधाराओं के मिलने वाले स्थानों पर किस चीज़ का विकास ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र पाए जाते हैं। जब इनके मिलने से प्लैंकटन नामक घास का विकास होगा तो मछलियों का भोजन वहाँ पे होगा, तो मछलियों का भोजन जहाँ पे होगा मछलियाँ वहाँ पे बहुत सारी आएंगी। तो उन सभी भागों इन क्षेत्रों में क्या होता है, तो वहाँ पे संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र जो है पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने वाले स्थान पर मत्स्य क्षेत्र का विकास होता है, ठीक है। ठंडी जलधाराओं में बड़े बड़े हिमखंड बहते रहते हैं। हिमखंड जो होते हैं वो समुद्र के ऊपर जो है केवल एक भाग दिखता है लेकिन समुद्र के नीचे उसका 9 भाग रहता है, ठीक है ना। तो 1/10 केवल 10 भाग में से एक भाग जो है समुद्र के ऊपर दिखता है आइसबर्ग यानी कि हिमखंड का, ठीक है। ये भी आप याद रखना। तो ठंडी जलधाराओं में अधिकतर बड़े बड़े हिमखंड बनते रहते हैं जिससे जो है टकराने पर जलयान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो है छोटा सा भाग ऊपर दिखता रहता है लेकिन बड़ा सा भाग जो है इसका नीचे रहता है। तो जब भी जलयान आते हैं तो इससे टकरा कर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो हिमखंड हैं ये ठंडी जलधाराओं में बहते हैं, ठीक।
महासागरीय जलधाराओं के बारे में यहाँ पे है। आपसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका नाम पूछा जाता है कि ये किस जो है महासागर में ये जलधाराएं पाई जाती हैं और कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे फिगर में तो आपको दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक टेबल के रूप में इसको बता दिया हूँ कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं पाई जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है और किस महासागर की जलधाराएं हैं। यही आपसे बस केवल इतना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि क्यूरोसिवो जो है कौन सी जलधारा है, तो ये आपकी गर्म जलधारा है, ठीक है। सुसीमा जो है ये जापान सागर में पाई जाती है गर्म जलधारा। अलास्का जलधारा ये यूएसए की है, ये भी गर्म जलधारा है। एल नीनो जो है ये जलधारा पेरू तट की है, ये भी गर्म जलधारा है। और ये सभी जो है प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपका जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है ये भी आपकी गर्म जलधारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा होता है वो आपका होता है कौन सा, वो होता है आपका ठंडी जलधारा, ठीक है ना। अब ठंडी जलधारा में देखिए ओयासियो और इसी को जो है क्यूराइल जलधारा भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया जलधारा कनाडा में, हम्बोल्ट ये भी आपकी ठंडी जलधारा है। इसी को जो है पेरू जलधारा भी कहा जाता है। और ला नीनो धारा जो है ये आपकी ठंडी जलधारा है। ये आप याद रखना दोनों, ठीक है ना। एल नीनो जो होता है ये आपकी गर्म जलधारा होती है, जो ला नीनो होता है ये आपकी ठंडी जलधारा होती है, ठीक है ना। तो ला नीनो और एल नीनो थोड़ा सा अंतर है। इसके अलावा जो प्रशांत महासागर की एक जलधारा है केल्विन जलधारा, ये भी आपकी गर्म जलधारा है, ठीक। तो इसको जो है आप कहीं पे लिख लीजिएगा और कायदे से याद कर लीजिएगा, या फिर आप पीडीएफ लेंगे तो आपको तो मिलेगा ही। अगला है आपका अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं में आपका गर्म जलधारा है और ठंडी जलधारा। तो कौन कौन सी गर्म जलधारा है, तो ये आपका अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा जलधारा जो मैक्सिको की है ये हो गई। गल्फ स्ट्रीम आपसे बहुत बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है ये आपका गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम याद रखना ये गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप की, ठीक है। अटलांटिक महासागर की जलधारा है ये। इसके अलावा नॉर्वे जलधारा और ब्राज़ील जलधारा जो है ये सभी जो हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। अब हम देखेंगे अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं के बारे में। तो कनारी जो है याद रखना, कनारी भी पूछा जाता है आपसे। स्पेन पुर्तगाल वाले क्षेत्र में लेब्राडोर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी जलधारा है, तो ये आपकी ठंडी जलधारा है और अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ठीक है। ग्रीनलैंड जलधारा हो गई। इसके अलावा आपसे फॉकलैंड पूछा जाता है, तो फॉकलैंड भी आपकी ठंडी जलधारा है। बेंगुला आपसे बहुत बार पूछा गया है, बेंगुला आप याद रखना। तो बेंगुला जलधारा ये दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये भी आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है बेंगुला जलधारा। ये आपके किस महासागर की थी, तो अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर को लिखा रहता है अंध महासागर, ठीक है। तो अंध महासागर भी अगर लिखा है तो वो भी अटलांटिक महासागर है, याद रखना। हिंद महासागर की जलधाराओं के बारे में देखते हैं। तो हिंद महासागर में जो गर्म जलधारा है वो है मोजाम्बिक, मेडागास्कर जलधारा और अगुलहास आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अगुलहास जलधारा दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र की है, ये भी आपकी गर्म जलधारा है। इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा आपका जो है हिंद महासागर में है। अभी आपको बताया गया पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा कहाँ पे था, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा आपके था प्रशांत महासागर में, ठीक है ना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा क्या है, ये आपके ठंडी जलधारा है हिंद महासागर के क्षेत्र में। सोमाली जलधारा सोमालिया में है, ठीक है। तो ये सभी जलधाराएं हैं। इसके बारे में आप याद इतना रखना कि ये किस महासागर में पाई जाती हैं और कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जलधारा से एक क्वेश्चन तो आप पक्का समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे पक्का ही पूछा जाएगा, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है जलधारा से क्वेश्चन। हिंद महासागर में मानसूनी पवनों के चलने के कारण यहाँ की जो जलधाराएं हुए हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये जो हिंद महासागर की जलधाराएं हैं ये मानसूनी जो है पवनें चलती हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कभी वो जो है ठंडी जलधारा हो जाती हैं, कभी गर्म जलधारा हो जाती है। तो यहाँ पे जो है अधिकतर परिवर्तन देखने को मिलता रहता है, ठीक। तो ये आपका आ गया। अगला जो है महासागरीय गतियों में अगला जो है टॉपिक है जो कि है सुनामी, ठीक है। तो सुनामी जो है ये आप जानते हैं कि सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें, वो विनाशकारी लहरें। और आपको याद रखना है जापानी भाषा का, क्योंकि ये पूछा गया आपसे कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है। और समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से सुनामी लहरों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो सुनामी लहरें क्यों आती हैं आपसे पूछा जाएगा। तो ये
समुद्र की तलहटी में जब भूकंप आता है, समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है उसकी तलहटी में, तब जो है सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। ये क्या होती हैं कि एक सुनामी लहरें आती हैं और बहुत तेज़ी से पानी ऊपर उठ करके समुद्र के किनारे की ओर आता है, ठीक है ना। सुनामी जो है ये भूकंपीय तरंगें नहीं होती हैं, भूकंप की तरंग नहीं होती, जबकि जो भूकंप की तरंगें जो आती हैं समुद्र के अंदर, उन तरंगों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महासागरीय लहरें हैं, ठीक है। ये लहर लहर की तरह जो है ऊपर उठती है और जो तटीय भाग है उधर की ओर आकर के बहुत तबाही मचाती है, ठीक है ना, सारी चीज़ों को उखाड़ ले जाती है अपने साथ में, आप समझ लीजिए। तो ये जो है भूकंप की तरंगें नहीं होती, जबकि उन तरंगों से उत्पन्न होने वाली महासागरीय लहरें हैं सुनामी जो होती है। और आपको एक डेट याद रखना है, 26 दिसंबर 2004। तो भारत के पूर्वी तट पर जो है इस समय सुनामी लहरों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, ठीक है। तो ये 26 दिसंबर 2004 आप ज़रूर याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि भारत के पूर्वी तट पर इस तारीख को ही सुनामी आई थी, ठीक। तो पूर्वी तट पे आई थी 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में, ठीक है ना। तो हिंद महासागर में आई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई ज्वार भाटा और महासागरीय जल के बारे में, जलधाराओं के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप जो है एग्जाम सहपाठी के फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पर ही मैसेज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कमेंट में कोई भी चीज़ आप नहीं लिखेंगे और कमेंट में कोई भी अपना नंबर आप जो है नहीं डालेंगे, उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।